हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल रोहित कुमार स्टडी फॉर जॉब में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जो बात करेंगे मेरे दोस्त, आप सभी जानते होंगे हमारा चैप्टर चल रहा है ऊष्मा। ठीक है जी, ऊष्मा चैप्टर। और आज हम इसका भाग 2 देखने वाले हैं भाई साहब। पहला पार्ट हम इस वीडियो का बना चुके हैं ऊष्मा का। अगर आप नहीं देखा है तो मैं वीडियो का लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसको जरूर देखिएगा। उसके बाद ही आपको सेकंड पार्ट पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा। सेकंड पार्ट में पहले पार्ट में हमने बेसिक चीजें जानी, ऊष्मा के बारे में बहुत अच्छी अच्छी चीजें जानी मेरे दोस्तों। और उसके बाद अभी हम दूसरा भाग देखेंगे। आप देखेंगे दूसरा भाग आपका इतना महत्वपूर्ण और इतना इंपॉर्टेंट होगा कि ज्यादातर आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे वो इसी दूसरे भाग से मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मैं शुरुआत करता हूं। और चैप्टर, अच्छा मैं वीडियो देख रहा हूं, मुझे लग रहा है बार बार ब्लर हो रही है। पहले इसको ही ठीक कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, अभी मुझे लगता है सही है। चलो कोई नहीं, खैर मैं बीच बीच में वीडियो चेक करता रहूंगा। समस्याएं होती हैं दोस्तों अकेले कुछ भी काम करने के लिए, लेकिन कोई बात नहीं, उन समस्याओं से हमें नहीं घबराना है। अच्छा ये दिख तो रही है यहाँ तक, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो ऊष्मा का भाग 2 देखने वाले हैं हम। इसमें क्या देखेंगे मेरे भाई, तो ऊष्मा के अंदर क्या होता है। देखिए इसमें क्या होता है, अब एक होता है रेखीय प्रसार गुणांक, एक होता है क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, और एक होता है आयतन प्रसार गुणांक। ये तीनों आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इस बात को बहुत गहराई से समझना, बहुत छोटी छोटी सी बातें मैं आपको बताऊंगा, आपको लगेगा हाँ। आप देखेंगे जब क्वेश्चन करेंगे, मैं एमसीक्यूज भी कराता हूं, हर चैप्टर के बाद एमसीक्यूज हम उसका करेंगे, तो आपको बहुत ही अच्छे से एमसीक्यूज हो जाएंगे, आप देखना। तो मैं जो पढ़ा रहा हूं मेरी बात पर गौर देना मेरे दोस्त। अच्छा मान लीजिए ताप, अच्छा देखिए प्रसार का क्या मतलब है। देखो प्रसार का मतलब है मेरे भाई फैलना, फैलाव होना, किसी चीज की में वृद्धि होना, ये प्रसार कहलाता है। बात समझ पा रहे हो मेरी। जैसे मान लीजिए मेरे पास मार्कर है और मैं इसे ऐसे खींच के लंबा कर दूं, कैसे, ऐसे खींच के लंबा कर दूं, तो इसकी लंबाई में वृद्धि हो जाएगी। और अगर इसकी लंबाई में वृद्धि हो गई तो मैं क्या कहूंगा मेरे दोस्त, मैं कहूंगा कि इसमें रेखीय प्रसार हुआ है। क्या हुआ है, इसमें रेखीय प्रसार हुआ है। आई बात समझ में। अच्छा उसके बाद देखते हैं क्या देखें। जैसे मान लीजिए ये आपके सामने बोर्ड दिख रहा है और मैं क्या करूं, मैं इसकी लंबाई में भी वृद्धि कर दूं और इसकी चौड़ाई में भी वृद्धि कर दूं। यानी लंबाई और चौड़ाई के गुणांक को तो मेरे दोस्त हमने फिजिक्स के पार्ट 1 वाली वीडियो में देखा था। लंबाई चौड़ाई के गुणांक को क्षेत्रफल कहते हैं। यानी अगर किसी की लंबाई और चौड़ाई दोनों में वृद्धि हो रही होगी तो उसमें क्षेत्रीय प्रसार गुणांक होगा। कौन सा गुणांक होगा, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। आई बात समझ में। अच्छा आयतन प्रसार गुणांक क्या है भाई, आयतन प्रसार गुणांक का मतलब है, मान लीजिए एक बॉल है या गुब्बारा, मान लीजिए गुब्बारा अच्छा रहेगा। गुब्बारे में हमने पहले कम हवा भरी तो भी इतना बड़ा फूला, उसके बाद हमने जब उसमें और हवा भरी यानी उसका और आयतन बढ़ गया, और हवा भरने से उसका और आयतन बढ़ गया, तो ये क्या हुआ, ये हुआ आयतन प्रसार गुणांक। क्या हुआ, आयतन प्रसार गुणांक। आई बात समझ में भैया। चलिए अच्छा मैं आयतन आपको बताऊं। देखो क्षेत्रफल 2D होता है, आयतन 3D होता है, इसको समझते हैं थोड़ा सा। और क्षेत्रफल में लंबाई और चौड़ाई का गुणांक लिया जाता है, लेकिन जो आयतन होता है उसमें लंबाई और चौड़ाई के साथ साथ गहराई भी ली जाती है। गहराई का मतलब जहां भी क्षेत्रफल की बात मैं कर रहा हूँ आप समझ जाना, या उसमें मैं पानी भर सकता हूँ। क्षेत्रफल में पानी भर नहीं सकता, लेकिन आयतन की जब बात हो रही होगी तो वहां मैं पानी भर सकता हूं। आप इस बात को समझना, किस चीज में आप पानी भर पा रहे हो। अगर आप किसी चीज में पानी भर पा रहे हो तो इसका मतलब मैं उसका आयतन निकाल सकता हूं। बात आ रही है आपको समझ में। चलिए और बेहतर तरीके से आएगी जब हम स्पेशल इसके बारे में ही पढ़ेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं रेखीय प्रसार गुणांक। रेखीय प्रसार गुणांक। ठीक है दोस्तों, हम किसकी बात करेंगे, रेखीय प्रसार गुणांक की बात करेंगे। तो रेखीय प्रसार गुणांक को मेरे दोस्तों हम अल्फा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्फा। अच्छा अल्फा ऐसा बना लो, चलो
ठीक है, हम इसको क्या कहते हैं, अल्फा भी कहते हैं। ठीक है, तो रेखीय प्रसार गुणांक का क्या कहते हैं, हम अल्फा कहते हैं। अच्छा, वीडियो बिल्कुल ठीक है, ब्लर तो नहीं है भाई, अरे यार क्लियर है, ठीक है। तो रेखीय प्रसार गुणांक को क्या कहते हैं हम दोस्त, अल्फा भी कहते हैं। अच्छा, अब ये कैसे निकाला जाता है, ऐसे समझिए, मान लीजिए मैं किसी की लंबाई में वृद्धि कर रहा हूं, ये मानते हैं, मान लीजिए क्या हुआ कि हमने, ये रही एक चेन है, सरिया है, कुछ भी मान लीजिए, कोई एक रॉड है मान लीजिए, और हमने क्या काम करा, इसको लटका दिया, और लटकाने के बाद इस पे नीचे क्या है, एक बड़ा सा वजन रख रखा है, बहुत बड़ा वजन, जिससे क्या हुआ, अब देखो जैसे धूप बढ़ेगी तो यानी इसको ताप मिलेगा, ये गर्म होगी, और खिंचाव इसमें लगातार बढ़ ही रहा है। और अगर किसी लोहे की रॉड को, या मान लीजिए एक और बेहतर उदाहरण हम लेते हैं, झूला, क्या लेते हैं हम, एक और बेहतरीन उदाहरण लेते हैं मेरे दोस्त, झूला। ये मान लीजिए ये झूला है, और झूला मान लीजिए लोहे की जंजीर की झूला है मान लीजिए। अब गर्मी जब होगी, अत्यधिक गर्मी होने पर क्या होगा कि ये जो इसकी लंबाई है, इसकी लंबाई में कुछ वृद्धि हो जाएगी इसकी लंबाई में। अच्छा, यही जो लंबाई में इसकी कुछ वृद्धि होगी, ये होगी कब, जब ताप बढ़ेगा, गर्मी अधिक होगी। बात आप समझ पा रहे हो, ताप बढ़ने से इसकी लंबाई में वृद्धि होगी। तो भाई साहब, ये रेखीय प्रसार गुणांक कैसे निकाला जाता है, ये निकाला जाता है कि भैया इसकी लंबाई में वृद्धि होगी, हमें बात पता चल गई। अच्छा, तो लंबाई में वृद्धि, ठीक है जी, लंबाई में वृद्धि, ठीक है, और लंबाई में वृद्धि कितनी होगी भैया, रेखीय प्रसार गुणांक का मान है ये, लंबाई में वृद्धि, इसको ऐसा करो, इधर एक अल्फा बराबर है ये, ठीक है ना, अल्फा बराबर लंबाई में वृद्धि, और इसके बटे में लिखेंगे हम तापमान में वृद्धि, और गुणा में होगी इसकी एक्चुअल लंबाई, वास्तविक लंबाई, यानी पहली लंबाई, पुरानी लंबाई, ठीक है, तो लंबाई। या इसको कह दो पुरानी, पहले की लंबाई, ठीक है। पहले की लंबाई, ठीक है भाई साहब, बात आई आपको समझ में। रेखीय प्रसार गुणांक को अल्फा कहते हैं, और इसका मतलब होता है कि किसी चीज की लंबाई में अगर वृद्धि हो रही है तो वहां पर हम क्या कहेंगे, रेखीय प्रसार गुणांक कहेंगे, ठीक है। रेखीय प्रसार गुणांक की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, तो लंबाई में वृद्धि कितनी हुई, अरे तापमान में वृद्धि कितनी हुई, और वास्तविक लंबाई कितनी थी, यानी हम इन तीन चीजें अगर होंगी तभी रेखीय प्रसार गुणांक को निकाल पाएंगे। इससे क्या है, न्यूमेरिकल आते हैं मेरे दोस्त। और अभी एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बताऊंगा क्षेत्र प्रसार गुणांक से, जो पेपर में आता है क्वेश्चन, ठीक है। तो समझ लीजिए, मैंने मान लीजिए कहा कि इस झूले की लंबाई थी जी 20, ठीक है, और अभी यहाँ पर जो वातावरण का टेम्परेचर मान लीजिए था 20 डिग्री ही मान लिया, और लेकिन हो गया क्या कि कुछ समय बाद मान लीजिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, या कुछ सालों बाद, है नहीं, तो इस झूला की क्या होगी, लंबाई बढ़ जाएगी, इस झूला की क्या होगी, लंबाई बढ़ जाएगी। और इसकी एक्चुअल लंबाई मैंने आपको बता रखी है, ताप में अंतर मैंने आपको बता दिया कि ताप में वृद्धि इतने डिग्री हो गई भाई साहब, ठीक है। और मुझे क्या चाहिएगा, अभी मुझे चाहिएगा इसकी लंबाई कितनी होगी, तो मैंने माना कि इसकी जो लंबाई है वो बढ़ के हो गई है 25 मीटर, ठीक है जी, 25 मीटर। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, और पूछेगा तो बताइए रेखीय प्रसार गुणांक का मान कितना होगा। बात आई समझ में भैया, एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने रख दिया, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन वो पूछ सकता है। कैसे कि भैया लंबाई में वृद्धि, अब बात को समझना, देखो पहली लंबाई कितनी है, देखो अब यहाँ पर हम मान निकालते हैं, पहली लंबाई पहले हमें रखनी है लंबाई में वृद्धि, तो लंबाई में वृद्धि कितनी हुई, अरे गलत रख दिया, इसको 25 मानो। लंबाई में वृद्धि कितनी हुई है भाई साहब, तो लंबाई में वृद्धि हुई है, पहले 20 थी अब 25 हो गई, यानी 5 की, तो 5 की वृद्धि हुई लंबाई में। उसके बाद तापमान में वृद्धि कितने की हुई है,
पहले 20 था अब 25 हो गया, तो तापमान में वृद्धि हुई कितने की? 5 डिग्री सेल्सियस की। ठीक है, और इसी में मुझे गुणा किसकी करनी है? वास्तविक लंबाई की, जो पहले वाली लंबाई थी। तो वास्तविक लंबाई या एक्चुअल लंबाई क्या है? 20 मीटर। तो यहाँ पे मुझे क्या रखना है? 20 मीटर। अब मेरी बात को बड़े ध्यानपूर्वक समझना। देखो भाई साहब, इस 5 से ये 5 कट जाएगा और इस मीटर से ये मीटर कट जाएगा, तो आपकी जो वैल्यू इधर बचेगी वो क्या बचेगी कि 1/20 डिग्री सेल्सियस। बात आई आपकी समझ में? नीचे वैल्यू क्या बचेगी? 1/20 डिग्री सेल्सियस बचेगी, क्योंकि डिग्री सेल्सियस ही तो बचा। तो इस बात से हमें एक चीज और स्पष्ट हो गई कि रेखीय प्रसार गुणांक जो है उसका अगर मात्रक या उसकी इकाई पूछ ले वो हमसे, तो हम क्या लगाएंगे? 1/डिग्री सेल्सियस, यानी 1/डिग्री सेल्सियस। या हम इसी को कह सकते हैं, इसका मात्रक क्या होगा? रेखीय प्रसार गुणांक का मात्रक, इसका मात्रक। तो मात्रक क्या निकल कर आया कि 1/डिग्री सेल्सियस या डिग्री सेल्सियस इनवर्स। बात आई समझ में भैया? ये क्या हो जाएगा? इसका मात्रक हो जाएगा रेखीय प्रसार गुणांक का। इससे न्यूमेरिकल आएगा पेपर में तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे? मुझे नहीं लगता आपको कोई भी दिक्कत होगी यहाँ तक। चलिए इससे आगे की बात करूं। अच्छा, मैं एक और चीज बता दूं भैया, अगर आपको ये लग रहा हो कि हम क्या फालतू का पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं यही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं जिनको लोग नहीं कर पाते हैं। और मेरा टारगेट है कि ग्रुप डी में भाई साहब जितने क्वेश्चन आए छुट के ना जा पाए। फिजिक्स आ जाए हलवा सी लगने लगे बिल्कुल फिजिक्स, तो हलवा बना दूंगा भाई साहब। बस चीजों को देखते जाओ, समझते जाओ। ठीक है जी, फिजिक्स बहुत ही आसान लगने लगेगी आपको। अब देखा ना, न्यूमेरिकल से डरते थे। अरे भाई, अगर हमें सही चीजें पता है तो न्यूमेरिकल क्या भला है? ये न्यूमेरिकल यूं ही हो गया जरा सी देर में। ये चीज पता है अगर हमें, और ये चीज कब पता पड़ेगी? जब हम इसको पढ़ेंगे। जब पढ़ेंगे ही तो पता क्या चलेगा? बात आ रही समझ में आपको? ठीक है, तो देखते जाइए दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्ट आपको आने वाला है। और मेरा प्रयास यही रहेगा कि फिजिक्स का एक भी क्वेश्चन ना बचे भाई साहब। ठीक है जी, फिजिक्स बिल्कुल 0 टू हीरो लेकर चल रहा हूं मैं। जब भी एक एक पार्ट को 3-3, 4-4 पार्ट में बना रहा हूं, 3-3 तो कम से कम बन रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि बहुत ही अच्छी तरीके से फिजिक्स खत्म कराऊंगी आपकी। ठीक है, तो चलिए इसके बाद हम एक और प्रसार गुणांक पढ़ते हैं और देखते हैं भाई साहब उसके बारे में क्या चीजें होंगी। चलिए, एक है मेरे भाई क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, और क्षेत्रीय प्रसार गुणांक जो होता है उसे दोस्तों बीटा से डिनोट करते हैं। क्या? बीटा। ठीक है जी, ये है बीटा का सिंबल। अच्छा मेरे भाई, अच्छा अब ये बीटा बराबर क्या होता है? तो बीटा बराबर होता है मेरे भाई, इसमें क्या हो रहा होगा? लंबाई की जगह पर क्षेत्रफल में वृद्धि हो रही होगी। इसमें क्या होगा? लंबाई की जगह पर क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। देखिए जरा, तो भाई साहब क्या होगा इसमें कि क्षेत्रफल में वृद्धि, क्षेत्रफल में वृद्धि, और अपॉन में आपका क्या हो जाएगा कि तापमान में वृद्धि। अच्छा, ये जो वृद्धि हो रही है तापमान के कारण हो रही है, इस बात को भी स्पष्ट कर लें आप। अगर तापमान ना बदले तो ये कह सकते हैं हम कि उसमें वृद्धि नहीं होगी। बात आप समझना। ठीक है, तो तापमान में वृद्धि गुणा प्रारंभिक क्षेत्रफल। ठीक है जी, प्रारंभिक क्षेत्रफल। आई बात समझ में भी? यहां तक कोई दिक्कत? चलिए, तो ये हुआ भैया क्षेत्रफल में वृद्धि बटे तापमान में वृद्धि इंटू प्रारंभिक क्षेत्रफल। ठीक है,
ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अब इससे कैसे निकालेंगे भैया हम, तो ये क्या होगा, ये आपके क्षेत्रफल में होगा। और ये वाला प्रश्न पेपर में आता भी, इस बात को ध्यानपूर्वक मेरी को समझना आप। वो कहेगा कि एक प्लेट है और उसमें क्या है, बीच में छेद है। एक प्लेट है, उसमें क्या कर देते हैं, बीच में छेद है। वो कह देगा, मान लीजिए एक इसकी रेडियस 1 है, मान लीजिए कहा कि जो क्षेत्रफल है इसकी रेडियस यानी कि इसकी त्रिज्या जो है वो r बराबर है 1। ये कह के उसने क्वेश्चन आपको दे दिया। अब वो कहेगा जब इसमें मेरे भाई इसमें इसकी ताप वृद्धि होगी, इसमें ताप में वृद्धि होगी, इसके क्षेत्रीय प्रसार गुणांक में वृद्धि होगी, तब क्या होगा, वो पूछेगा आपसे कि ये जो त्रिज्या है ये घटेगी या बढ़ेगी। बात आ रही समझ में, ये त्रिज्या घटेगी या बढ़ेगी। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई साहब, स्टार लगा लेना 5-6। ये पेपर में कई बार आ चुका है, ग्रुप डी 2018 में भी पेपर में आया है। ठीक है, चलिए तो अब इस बात को हम समझ लेते हैं कि भाई साहब इस प्लेट में बीच में छेद है, इसकी रेडियस r है। अब इसमें अगर वृद्धि होगी तो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये छेद यानी और बड़ा हो जाएगा या ये छेद छोटा हो जाएगा। बात आई समझ में। चलिए ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है जी। अब पहले इसका हम मान निकालने का, मान तो हमने निकाल दिया। रेखीय क्षेत्र प्रसार गुणांक को बीटा कहते हैं। बीटा बराबर क्षेत्रफल में वृद्धि बटे तापमान में वृद्धि गुणा प्रारंभिक क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए अब देखते हैं जरा। मान लीजिए कि इसका पहले क्षेत्रफल हम मान लेते हैं 10 था। अरे भाई गुम हो गई भैया लाइट, कोई नहीं, 1 मिनट दोस्तों, लाइट की थोड़ी समस्या है, लाइट भाग चुकी है। मैं अभी कोशिश करता हूं। तो चलिए दोस्तों, लाइट की व्यवस्था की गई, फिर से टॉपिक पर आता हूं मैं। तो क्षेत्रफल में वृद्धि, क्षेत्र प्रसार गुणांक में वृद्धि, हम इस छेद की बात कर रहे थे। ये जो छेद है, छेद है, वृत्त है, इसकी त्रिज्या बढ़ेगी या घटेगी, तो अभी सेकंडों में। मान लीजिए इसका क्षेत्रफल क्या था, मान लीजिए इसकी लंबाई भी 10 थी, इसकी चौड़ाई भी 10 थी। तब इस हिसाब से अगर हम देखें तो इसका क्षेत्रफल पहले क्या रहा होगा, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो पहले इसका क्षेत्रफल होगा 100 मीटर स्क्वायर, ये अगर मीटर में है तो। ठीक है, अच्छा हम मान लेते हैं भाई साहब के इसके अंदर जो छेद है तो 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर मान लो, 1 मीटर की त्रिज्या वाला है ये। इसको अलग रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब मानते हैं कि इसमें भाई साहब पहले जो इसका ताप था, पहले मान लीजिए इसको 20 डिग्री हम दे रहे थे। ठीक है, 20 डिग्री सेल्सियस था इस समय। अभी हमने इसको बढ़ाकर कितना कर दिया, 30 डिग्री सेल्सियस कर दिया। ठीक है, तो तापमान में 10 की वृद्धि हुई। अच्छा, तो भाई साहब क्षेत्रफल में भी वृद्धि हुई होगी, क्षेत्रफल में भी वृद्धि हुई होगी। मान लेते हैं, चलिए क्षेत्रफल में वृद्धि यहीं पर क्या करें कि मान लेते हैं इसकी लंबाई जो बढ़ी ये 12 हो गई, और इसको मान लेते हैं कितनी, ये मान लेते हैं ये भी 12 हो गई। चलो ऐसे मान लो, ठीक है जी, ये भी 12, ये भी 12। तो इसका नया जो एरिया आया वो लगभग 144 मीटर का स्क्वायर, इतना बन के आया होगा। तो अब हम देखें भाई साहब, इस बीटा की वैल्यू अगर निकालें तो हम देखेंगे क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि हुई है। तो क्षेत्रफल में हुई है 44 मीटर स्क्वायर की वृद्धि। तापमान में कितने की वृद्धि हुई है, तो तापमान में हुई है 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि। और मेरे भाई प्रारंभिक क्षेत्रफल कितना है, 100 मीटर का स्क्वायर। तो देखो इस मीटर के स्क्वायर से तो मीटर का स्क्वायर खत्म हो जाएगा। आई बात समझ में भैया, सॉरी 100 काट दिया मैंने। इस मीटर के स्क्वायर से मीटर का स्क्वायर खत्म हो जाएगा। और अब मैं इसको अगर काटूं तो देखो ये 4 बार कट जाएगा भैया 11 टाइम, और ये 4 बार कट जाएगा 25 टाइम। ठीक है, तो इस तरीके से मुझे आंसर मिलेगा 11/250 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इस बात से एक चीज तो मैं अंदाजा लगा पाया कि होगा क्या कि भाई साहब इसका भी जो तापमान, इसका भी जो है क्या कहते हैं मात्रक, क्या होगा 1 डिग्री सेल्सियस या डिग्री सेल्सियस इनवर्स, ये इसका मात्रक हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इस अगर क्षेत्रफल इस छिद्र की हम बात करें तो इसको आप समझ लो, इसको आप रट लो चाहे
भाई साहब ये जो छेद है ये क्या है, ये बढ़ेगा, इसकी जो त्रिज्या है वो क्या होगी, वो बढ़ेगी भाई साहब। ठीक है जी, इसकी त्रिज्या क्या होगी भैया, वो बढ़ेगी। ठीक है, क्योंकि जब ये फैलेगा तो ये पूरा ही फैलेगा, बाहर को फैलेगा या अंदर को नहीं फैलेगा। बात आई समझ में? जब इसमें प्रसार होगा ना तो ये बाहर को फैलेगा, अंदर को नहीं फैलेगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे भाई साहब। ठीक है जी, चलिए ये बात भी आपको समझ आई। इसके बाद में एक और चीज है मेरे भाई, जिसको हम कहते क्या हैं, तो भैया उसको हम कह रहे हैं आयतन प्रसार गुणांक। क्या है? आयतन प्रसार गुणांक। अब इसको भी समझ लेते हैं, आयतन प्रसार गुणांक को। आयतन प्रसार गुणांक, इसको भाई साहब गामा से डिनोट करते हैं। और मात्रक तो आप समझ ही जाओ कि इसका भी क्या होगा, मात्रक इसका भी वही होगा 1 डिग्री सेल्सियस या डिग्री सेल्सियस इनवर्स। दिखाई तो दे रहा है ना? बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल। इस आयतन वाले से बहुत मतलब ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। दूसरा वाला जो छेद वाला क्वेश्चन मैंने बताया वो पेपर में सिर्फ आपके आता है, बाकी न्यूमेरिकल इनसे बन सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। ठीक है, चलिए तो इसका फॉर्मूला बिल्कुल वही है, गामा बराबर क्या हो जाएगा। इससे आगे एक क्वेश्चन है वो आता है, वो मैं आपको बताऊंगा। गामा बराबर क्या होता है, वही आयतन में वृद्धि, और वटे में क्या लिख दूंगा मैं, फिर वही चीज है मेरे दोस्त, तापमान में वृद्धि इंटू प्रारंभिक आयतन। ठीक है जी, ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। न्यूमेरिकल आएगा, इसी के आधार पर हम उसको कर लेंगे। ठीक है, चलिए मात्रक मैंने बता दिया, इसको काटेंगे तो फिर से वही बनेगा। ठीक है, तो इसमें ज्यादा समय हम नहीं लेंगे। चलिए इसके बाद की अब हम एक बात करते हैं मेरे दोस्त, जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और इस पर लगा लो 3-4 स्टार। ठीक है, मैंने लगाए, आप एक अपनी तरफ से लगाना। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछता भाई साहब अभी जो मैंने आपको बताए हैं ये अल्फा बीटा गामा, क्या बताए हैं ये, अल्फा बीटा गामा। आपको बताया अल्फा बीटा गामा, और अल्फा बीटा गामा क्या है मैंने ये भी बताया आपको। रेखीय प्रसार गुणांक है, एक क्षेत्रफल प्रसार गुणांक है, और आयतन प्रसार गुणांक है। तो इन तीनों का संबंध पूछा जाता है, इन तीनों में आपस में क्या संबंध है। आई बात समझे में भाई साहब? यानी वो कह देगा अल्फा अनुपात बीटा अनुपात गामा। ठीक है, अल्फा अनुपात बीटा अनुपात गामा बराबर क्या अनुपात होगा। आई बात समझ में? तो ये अनुपात आपसे पूछ लेगा, कहेगा कि इस अनुपात को बताइए। अब 4 ऑप्शन रख देगा, नहीं पता तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो क्या अनुपात होगा भाई साहब, अनुपात होगा 1, 2, 3, 1:2:3, इनका अनुपात होगा। इस बात को भाई साहब 3-4 स्टार बना के लिख लेना, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है भैया, ये ग्रुप डी 2018 में। ठीक है भाई साहब, ये आया हुआ क्वेश्चन है कि अल्फा बीटा गामा ये जो होते हैं, इसको लैंग्वेज बना के भी दे देगा। जरूरी नहीं है अल्फा बीटा गामा बना के कहे, नहीं, अल्फा बीटा गामा बनाकर सही क्वेश्चन नहीं बनता। वो आपसे बिल्कुल लैंग्वेज कहेगा। क्या कहेगा? वो कहेगा कि रेखीय प्रसार गुणांक तथा क्षेत्रफल प्रसार गुणांक तथा आयतन प्रसार गुणांक, तीनों में क्या संबंध है, या तीनों में क्या अनुपात होगा। ऑप्शन आपके सामने रख देगा और आपको ये आंसर लगाना होगा। ठीक है, अच्छा इसको मैं दूसरी तरीके से भी लिख सकता हूं, अल्फा/1 बराबर बीटा/2 बराबर गामा/3। इसको ऐसे भी मैं लिख सकता हूं। ठीक है, तो इस तरीके से आए चाहे इस तरीके से आए, बात एक ही है। ठीक है मेरे भाई, तो हमने ये क्षेत्रफल प्रसार गुणांक, रेखीय प्रसार गुणांक और आपका आयतन प्रसार गुणांक को हमने अभी पढ़ा। चलिए, तो यहां से क्या है, अच्छा दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं भैया यहीं से आपके, उनको भी बता देता हूं मैं आपको। 2 क्वेश्चन और यहीं से पूछे जाते हैं, इन्हीं से रिलेटेड है वो चीजें, आपने पढ़े भी होंगे।
कि भाई साहब रेल की जो पटरी बिछाई जाती है, रेल की पटरी, किसकी? रेल की पटरी। तो रेल की जब पटरी बिछाई जाती है तो इनके बीच में, रेल की पटरी के बीच में खाली स्थान छोड़ा जाता है। रेल की पटरी जो बिछाई जाती है मेरे भाई, तो उनके बीच में क्या है? खाली स्थान छोड़ा जाता है। तो वो खाली स्थान क्यों छोड़ा जाता है? वो इसीलिए छोड़ा जाता है क्योंकि उसमें क्या होता है? रेखीय प्रसार गुणांक होता है। जब रेल की पटरी पर रेल चलेगी तो क्या है? घर्षण के कारण, उस पर रगस के कारण उसका ताप बढ़ेगा, और ताप बढ़ने से क्या होगा मेरे भाई? कि उसकी लंबाई बढ़ेगी। बात आई समझ में? रेखीय प्रसार गुणांक के अनुसार उसकी क्या होगी? लंबाई बढ़ेगी। इसीलिए तो ऑप्शन ये होता है उसका पेपर में जो आंसर होता है कि गर्मियों के समय में, गर्मी के समय में ताप बढ़ने से उसकी लंबाई बढ़ती है, उसमें रेखीय प्रसार गुणांक होता है। इसीलिए क्या है? रेल की पटरियों के बीच में जगह खाली छोड़ी जाती है। ठीक है भैया? अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि या बिजली के जो तार हैं, अब तो खैर अंडरलाइन होती जा रही है लाइनें, या फिर हम मोटा वाला तार का इस्तेमाल करने लगे हैं जो कवर है बिल्कुल। जो पहले होते थे तार, आपने देखे होंगे एल्युमिनियम के तार जो लटके रहा करते थे, 3 तार बिजली वाले, है ना? तो उनको क्या है? खींच के नहीं बांधते थे हम बिल्कुल कड़क, उनको लूज रखते थे। क्या है? उनको क्या है? लूज छोड़ते थे। तो क्यों उनको ढीला रखा जाता था? उनको क्यों खींच के नहीं बांधा जाता था? तो उसका मतलब भी यही है, क्योंकि भाई साहब जाड़ों में तो वो खिंचाव ले ही लेंगे, पर गर्मियों में क्या होगा कि गर्मियों में जाड़ों में क्या होगा मैं तुम्हें बताऊं। अगर भाई साहब उनको थोड़ा सा ढीला छोड़ते हैं उन तारों को, तो ढीला इसीलिए छोड़ा जाता है ताकि उनमें क्या है? रेखीय प्रसार गुणांक हो, और जाड़ों में क्या है? वो खिंचे ना। ठीक है जी? जाड़ों में तो वो खिंचे ना, और गर्मियों में उनको रेखीय प्रसार गुणांक के कारण थोड़ा सा लूज रखा जाता है, उनके बीच में जगह रखी जाती है ताकि लंबाई बढ़े, तो उनके बीच में जो गैप है उसकी वजह से वो आपस में टच ना हो। ठीक है भैया? बात आपको मेरी समझ आ रही होगी। चलिए, तो अब हम इसके बाद में अब बात करेंगे मेरे दोस्त और किस चीज की, तो नाम आपने सुना ही होगा, हम बात करेंगे संवेदनीय ऊष्मा। संवेदनीय ऊष्मा, और एक हम बात करेंगे किसकी? गुप्त ऊष्मा। एक हम बात करेंगे संवेदनीय ऊष्मा की, एक हम बात करेंगे गुप्त ऊष्मा की। ठीक है? तो चलिए मेरे दोस्त, बात करते हैं अभी हम संवेदनीय ऊष्मा और गुप्त ऊष्मा की। अच्छा, संवेदनीय ऊष्मा क्या काम करती है, गुप्त ऊष्मा क्या काम करती है, इनके उदाहरण भी देखेंगे, इनसे आने वाले क्वेश्चन भी देखेंगे। अच्छा, मैं क्वेश्चन कम बताता हूं थ्योरी के टाइम पे, क्योंकि दोस्तों मैं एमसीक्यू भी कराऊंगा इस थ्योरी के बाद में। मेरा ये टारगेट है, मेरा ये प्रयास है मेरे दोस्तों कि मैं एक टॉपिक को खत्म करके, जैसे मैंने पीछे किया मात्रक और विमाओं को खत्म किया, फिर उनके एमसीक्यू कराए जितने भी बन पाए। ठीक है? उसके बाद में अभी जैसे हम ऊष्मा को खत्म करेंगे तो इनसे आने वाले क्वेश्चन देखेंगे, और उन एमसीक्यूज में क्या है, ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन मैं लेता हूं जो एग्जाम में आए हुए होते हैं। ठीक है? चलिए, तो समझते हैं जरा अब संवेदनीय ऊष्मा को। संवेदनीय ऊष्मा दोस्तों वह ऊष्मा है, कौन सी ऊष्मा? वह ऊष्मा है जो केवल वस्तु या पदार्थ, जो केवल वस्तु या पदार्थ का ताप बदल सकती है। बात को समझना, जो केवल वस्तु या पदार्थ का ताप बदल सकती है, लेकिन उसकी अवस्था नहीं बदल सकती। बात आई समझ में? अभी नहीं आई होगी, फिर देखेंगे। ठीक है? अच्छा, अब समझते हैं जरा गुप्त ऊष्मा को। कहोगे कि ये तो समझ आई नहीं, सके समझा रहे हो। अरे भाई, अभी आने वाली है, टेंशन मत लो, बहुत ही बेहतरीन, बहुत सिंपल तरीके से समझाऊंगा, अच्छे से समझ आएंगी। तो गुप्त ऊष्मा समझते हैं जरा।
भाई साहब गुप्त ऊष्मा वह ऊष्मा है जो वस्तु या पदार्थ का ताप नहीं बदल सकती। क्या? ताप नहीं बदल सकती। तापमान, यानी ताप का मतलब तापमान नहीं बदल सकती, लेकिन उसकी अवस्था बदल सकती है। तापमान नहीं बदल सकती लेकिन उसकी अवस्था बदल सकती है। जैसे बात करते हैं कैसे, आइए जरा मान लेते हैं मेरे पास में क्या है, एक बर्फ है। ये रही बर्फ, ये लो न्यू बना दी बर्फ। ये रही एक बर्फ, क्या है ये? बर्फ। अच्छा, इस बर्फ का टेम्परेचर है 0 डिग्री से, नहीं 0 नहीं, और कम कर लेते हैं इसको हम बना लेते हैं, मान लीजिए -20 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान है। ठीक है, अब हमने क्या काम करा, इसको बीच में नहीं तो बहुत अच्छा लगेगा, ये रही आपकी बर्फ और इसका तापमान है -20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है भैया, अब हमने क्या काम करा कि इसको ऊष्मा दी। क्या दी इसको? ऊष्मा। तो दे देते हैं, ले जी इसको ऊष्मा दे दो। क्या दे दी हमने इसको? ऊष्मा दे दी। अब ऊष्मा देने पर जैसे ही हमने इसमें ऊष्मा दी, इधर को दे दो ऊष्मा, पता लग जाएगी क्या परिवर्तन हुआ। हमने इसमें दी ऊष्मा, और ऊष्मा देने पर अब हमने क्या देखा कि अब भी क्या है, ये बर्फ है। अब भी क्या है, ये बर्फ है, लेकिन क्या है, इसका तापमान हो गया 0 डिग्री सेल्सियस। बात को समझना, हमने फिर इसको ऊष्मा दी, और फिर ऊष्मा दी तो हमने क्या देखा कि अभी क्या बन गया, वो पानी बन गया। लेकिन अब क्या है, इसका जो तापमान है मेरे भाई, अब भी 0 डिग्री सेल्सियस, पर अब पानी बन गया। अभी हम देखते हैं, हमने इसको और ऊष्मा दी। हमने क्या काम करा, इसको और ऊष्मा दी। बात को समझना बहुत गहराइयों से, बात आपको यही समझ आएगी। हमने और ऊष्मा दी, और ऊष्मा देने के बाद में क्या हो गया कि ये अब भी पानी रहा, अब भी पानी रहा मेरे भाई, लेकिन इसका तापमान हो गया 100 डिग्री सेल्सियस। बात समझना, हमने फिर ऊष्मा दी, अभी हमारा जी नहीं लगा, तो अब क्या हुआ, अब पानी नहीं बचा, ये भाप बन गई। क्या है ये? भाप। भाप बन गई भैया, लेकिन इसका टेम्परेचर अब भी कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। बात आप समझ पाए हो मेरी? अभी नहीं समझे होगे तो अब समझोगे। देखो भैया, मैंने आपको बताया कि एक बर्फ थी मेरे पास में जिसका तापमान -20 डिग्री सेल्सियस था। हमने इसको ऊष्मा दी, और ऊष्मा देने के बाद हमने क्या पाया कि अब भी ये बर्फ की बर्फ ही रही, यानी अवस्था नहीं बदली, जिस अवस्था में थी उसी अवस्था में रही। बात आई समझ में? यानी पहले भी बर्फ थी, अब भी बर्फ है, तो अवस्था नहीं बदली, पर ऊष्मा तो खा गई। अबे ऊष्मा तो ले ली ना इसने, तो कौन सी ऊष्मा ली होगी मेरे भाई? यहाँ पर जो काम किया है वो किस ऊष्मा ने किया होगा, ये बात मैं अब आपको बताऊंगा। तो भाई साहब, अब मैंने बताया था कि संवेदनीय ऊष्मा जो है वो क्या करती है, ताप बदलती है, परंतु अवस्था नहीं बदलती। इसका मतलब सबसे पहले जो हमने इसे ऊष्मा दी है वो कौन सी है, संवेदनीय ऊष्मा। आई बात समझ में भैया? यानी संवेदनीय ऊष्मा से पदार्थ की अवस्था नहीं बदली, बर्फ थी बर्फ रही, पर भैया ताप तो बदल दिया, -20 डिग्री था 0 पे ले आई। आई बात समझ में? इसने भी अपना काम किया जितना इसके बस की था, उससे आगे का काम किसने किया, इस ऊष्मा ने। अब यहां पर क्या किया कि यहां पर इसने ये वाली ऊष्मा दे दी, यहां पर ये वाली ऊष्मा, तो इसने क्या काम करा भैया, ताप नहीं बदल पाई है, ताप तो अब भी 0 डिग्री सेल्सियस और यहां भी 0 डिग्री सेल्सियस, लेकिन अवस्था तो बदल दी। यहां बर्फ थी, यहां पानी हो गया। अरे आई बात समझ में मेरे भाई? बात को बहुत गहराइयों से समझना है। यहां ये सिर्फ
तापमान बदल पाई, अवस्था को नहीं बदल पाई। लेकिन यहां पर इसने अवस्था को बदल दिया लेकिन तापमान नहीं बदल पाई। अरे यही इन दोनों में अंतर होता है। संवेदनीय ऊष्मा सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई तापमान को बदल सकती है, अवस्था को नहीं। और गुप्त ऊष्मा अवस्था को बदल सकती है, तापमान को नहीं। अरे यार ये बात समझ में? बहुत बढ़िया मेरे भाई, बहुत बढ़िया। चलिए और देखो अब इससे आगे हमने कौन सी ऊष्मा दी होगी इसे। देखो 0 डिग्री से कितना डिग्री हो गया? 100 डिग्री हो गया। लेकिन था तो पानी का पानी, अरे जल का जल ही है। तो ये भी किसका काम रहा होगा? तुम्हारी संवेदनीय ऊष्मा का। संवेदनीय ऊष्मा ताप बदल सकती है, अवस्था नहीं। चलिए इसके बाद अभी यहां पर ऊष्मा दी थी ना हमने, ये रही। और यहां पर किस ऊष्मा ने काम किया होगा मेरे भाई? तो यहां पर किया होगा गुप्त ऊष्मा ने। क्यों? क्योंकि देखो ताप नहीं बदल पाई, 100 डिग्री था 100 डिग्री ही रहा। लेकिन मेरे भाई जल से क्या बना दी उसने? भाप बना दी। अरे आ रही है बात समझ में? बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको समझा दिया संवेदनीय ऊष्मा और गुप्त ऊष्मा में क्या अंतर होता है। अरे भैया अगर इंग्लिश की बात कर रहे हो, हालांकि ज्यादातर हिंदी में ही हम पढ़ेंगे, इंग्लिश अपनी भी ऐसे ही है, खैर कोई बात नहीं। इसको हम कहेंगे सेंसिबल हीट और इसको हम कहेंगे लेटेंट हीट। आई बात समझ में भैया? इंग्लिश में इसको सेंसिबल हीट कहेंगे, इसको लेटेंट हीट कहेंगे। ठीक है जी? चलिए खैर कोई बात नहीं, आपको इतनी सी बात मेरी समझ में जरूर आ गई होगी कि संवेदनीय ऊष्मा कितनी भी दे दो भाई साहब सिर्फ और सिर्फ ताप बदल पाएगी, अवस्था नहीं। और गुप्त ऊष्मा कितनी भी दे दो भाई साहब सिर्फ और सिर्फ अवस्था बदल पाएगी, ताप को नहीं। आई बात समझ में? अब देखो यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई 100 डिग्री की पानी से जलना, 100 डिग्री के अगर पानी से हाथ जल जाए तो उसकी तुलना में उसी 100 डिग्री टेम्परेचर वाली भाप से जलना अधिक कष्टदायी होता है, क्यों? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आप बात को समझना मेरी गहराइयों से कि भाई 100 डिग्री वाला जो जल था उसमें ऊष्मा थी, लेकिन जितनी ऊष्मा थी उसके बावजूद हमने भाप को क्या दिया? और ऊष्मा दी है। भाप को क्या दिया हमने? और ऊष्मा दी है। उस ऊष्मा से तापमान तो उसका 100 ही रहा, लेकिन ऊष्मा तो हमने उसकी बढ़ा दी। ऊष्मा तो हमने उसकी बढ़ा दी, यानी पावर तो उसकी बढ़ा दी मेरे भाई। अरे पावर तो बढ़ा दी या नहीं? अरे आ रही है बात समझ में? पावर बढ़ा दी या नहीं? तो भाई साहब पावर बढ़ा दी तो कष्ट भी तो यही देगी। आ रही है बात समझ में? बिल्कुल। ये क्वेश्चन पूछा जाता है मेरे भाई कि 100 डिग्री के जल से जलना कम कष्टदायी है, जबकि 100 डिग्री के भाप से जलना अधिक कष्टदायी है। क्यों? क्योंकि भाप के पास 100 डिग्री वाली भाप के पास मेरे भाई कौन सी ऊष्मा है? गुप्त ऊष्मा। अरे गुप्त है मेरे भाई, गुप्त। बात समझना, गुप्त ऊष्मा है। बात क्लियर हो रही है भाई साहब? चलिए इतनी सी बात अगर क्लियर है तो हम आगे बढ़ेंगे अभी। ठीक है? बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए उम्मीद करता हूं दोस्तों इतनी सी बात तो आपको मेरी बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी कि भाई साहब ये गुप्त ऊष्मा और ये संवेदनीय ऊष्मा क्या बला है। एक और नाम आपने सुना होगा भैया ऊष्मा में, बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। एक और ऊष्मा है विशिष्ट ऊष्मा। एक और ऊष्मा है, एक बार वीडियो चेक करेंगे भाई साहब, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? मैं मिटा के तो आ गया, मैं उसे वीडियो को चेक कैसे करूं? देख लेता हूं भैया। अबे ये तो ब्लर हो गई। अबे चल जा भाई, क्यों परेशान है? ठीक है, अब ठीक है, बिल्कुल सही है। तो हम बात कर रहे थे मेरे भाई विशिष्ट ऊष्मा की। किसकी बात कर रहे थे? विशिष्ट ऊष्मा। इसको कहते हैं भैया इंग्लिश में स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट। अच्छा इसका क्या मतलब है?
इसका भाई सबसे पहला तो इसका एक क्वेश्चन है, उसे बता दूं तुम्हें, क्योंकि यही बार बार पेपर में आवे, इसे याद कर लियो। क्या है क्वेश्चन भैया? कि जल की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है। ठीक है भैया, तो क्या है क्वेश्चन मेरे भाई? कि जल की जो विशिष्ट ऊष्मा है, जल की जो विशिष्ट ऊष्मा है वो कैसी होती है? सर्वाधिक होती है। ये क्वेश्चन बार बार पेपर में आता है मेरे भाई, हर बार पेपर में आता है। जरा इसे छल्ले से में बंद कर लो और आप भी लिख लेना स्टार बना के कि जल की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे इस विशिष्ट ऊष्मा की। ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका, जो मैंने अभी बताया ना कि किसकी, 4 ऑप्शन दे देगा आपको, कहेगा निम्न में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है, तो आंसर क्या हो जाएगा? जल। 4 ऑप्शन कोई से भी दे सकता, लोहा दे दे, तांबा दे दे, दुनिया भर के कुछ भी ऑप्शन दे दे, लेकिन आपको विशिष्ट ऊष्मा में अगर सर्वाधिक पूछ ले तो क्या ढूंढना होगा? जल को ढूंढेंगे। किसको? जल को ढूंढेंगे मेरे भाई। तो जल की विशिष्ट ऊष्मा कैसी होती है? सर्वाधिक होती है। अब बात कर लेता हूं मैं विशिष्ट ऊष्मा की। विशिष्ट ऊष्मा के बारे में आपको जानना क्या है कि भाई साहब विशिष्ट ऊष्मा वैसे तो बहुत ही टिपिकल सी चीज है, लेकिन हम इसको समझने का प्रयास करेंगे विशिष्ट ऊष्मा को। विशिष्ट ऊष्मा का मतलब है भाई साहब उस ऊष्मा की बात हो रही है। किस ऊष्मा की? विशिष्ट ऊष्मा की। तो वो वाली ऊष्मा है जो या तो दी गई हो, या तो दी गई ऊष्मा, या ली गई ऊष्मा। या तो भैया दी गई ऊष्मा हो और या ली गई ऊष्मा हो, ये उस ऊष्मा की बात हो रही है। तो दी गई ऊष्मा या ली गई ऊष्मा का जो मान होगा भैया, उसकी अगर हम बात करें, एक क्वेश्चन बनाते हैं जब इसको और बेहतर से समझेंगे। मान लीजिए मैंने क्या काम करा, एक पदार्थ था। कितना पदार्थ था? मान लीजिए मेरे पास में 3 किलो छोड़ो 5 किलो पदार्थ ले लेते हैं। 5 किलोग्राम एक पदार्थ था मेरे पास में, कोई चीज थी 5 किलोग्राम के मेरे पास में एक पदार्थ था। अब मैंने क्या काम करा, इसको कुछ ऊष्मा दी। क्या दी इसको? इसको ऊष्मा दे दी। इस 3 किलो पदार्थ को दे दी मैंने ऊष्मा दी। और कितनी ऊष्मा दी भैया? तो इसको मैं ऊष्मा दे रहा हूं, मान लीजिए 2000 जूल। मैंने आपको बताया ही था कि ऊष्मा का जो मात्रक होता है वो जूल होता है। ठीक है, तो मैंने 5 किलोग्राम वस्तु को, 5 किलोग्राम पदार्थ को 2000 जूल ऊष्मा दी है। कितनी ऊष्मा दी है? 2000 जूल ऊष्मा दी है। और इस ऊष्मा को अगर मैं दूंगा तो आप जान सकते हो ऊष्मा 2 ही काम करती है। क्या? या तो ताप बढ़ाएंगे, क्या करेंगी? या तो ताप बढ़ाएंगी, और या फिर क्या है? अवस्था को परिवर्तित करेंगी। लेकिन इस ऊष्मा ने अवस्था तो नहीं बदली, इसका ताप बदल दिया। इसका क्या बदल दिया? इसका ताप बदल दिया। और मान लीजिए इसका टेम्परेचर जो इसने कर दिया वो 4 डिग्री का अंतर हो गया, तापमान में 4 डिग्री का अंतर। तापमान में क्या हो गया भैया? 4 डिग्री का अंतर हो गया। ठीक है जी। इस काम से 5 किलोग्राम पदार्थ को जब मैंने 2000 जूल ऊष्मा दी तो उसमें 4 डिग्री सेल्सियस का तापमान में अंतर कर दिया। अब इस बात से आप अंदाजा लगा गए होंगे कि ये मैंने कौन सी ऊष्मा दी? इसे गुप्त ऊष्मा दी? नहीं, गुप्त ऊष्मा तो पदार्थ की अवस्था बदलती। मैंने इसको दी होगी ये संवेदनीय ऊष्मा। आई बात समझ में भैया? संवेदनीय ऊष्मा। लेकिन विशिष्ट ऊष्मा किसको कह रहे हैं? जो एक फिक्स, यहां पर क्या है? फिक्स है मेरे पास। द्रव्यमान क्या है? फिक्स है। कितना द्रव्यमान है? 5 किलो द्रव्यमान। तो एक निश्चित द्रव्यमान को, परिभाषा समझना, एक निश्चित द्रव्यमान को दी गई ऊष्मा की मात्रा, कितनी ऊष्मा की मात्रा दे रहा हूं मैं? 2000 जूल। एक निश्चित द्रव्यमान को दी गई ऊष्मा की मात्रा जिस कारण इसमें क्या हुआ?
इस पदार्थ के तापमान में अंतर हुआ, या हम कह सकते हैं वह दी गई ऊष्मा। बात समझना, किसी निश्चित द्रव्यमान को वह दी गई ऊष्मा जिससे पदार्थ के तापमान में प्रभाव पड़े, अंतर पड़े, ये तापमान बढ़े। आई बात समझे भैया? उसी को क्या कहेंगे हम? विशिष्ट ऊष्मा कहेंगे। उसी को क्या कहेंगे मेरे भाई? विशिष्ट ऊष्मा कहेंगे। ठीक है जी। तो विशिष्ट ऊष्मा का मान आप समझ गए? कैसे समझ गए? बहुत बेहतरीन, ऐसे ही समझना है आपको। तो बात आई समझ में? यानी दी गई ऊष्मा, दी कितनी ऊष्मा हमने? 2000 जूल। ठीक है। अच्छा, किसको दिया ये 2000 जूल ऊष्मा? 5 किलोग्राम द्रव्यमान को। ठीक है। और इस द्रव्यमान को देने के बाद अंतर कितना हुआ है इसमें? 4 डिग्री सेल्सियस का। तो यही क्या कहलाएगी हमारी? यही कहलाएगी विशिष्ट ऊष्मा। तो भैया यही है इसका फॉर्मूला, और यहीं से निकालेंगे हम इसका मात्रक। इसका मात्रक क्या निकल जाएगा? जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। अच्छा, ये हम केल्विन में भी माप सकते हैं, आप जानते हो। तो डिग्री सेल्सियस कह दो, या फिर इसको केल्विन भी हम कह सकते हैं। केल्विन यानी अगर यहाँ पे हम केल्विन की बात करते तो केल्विन कह सकते हैं। ठीक है भैया। तो इसका मात्रक ज्यादातर आपको क्या है? केल्विन लिखा मिलेगा। और केल्विन आप जानते हो डिग्री नहीं होती केल्विन में। ठीक है, ऐसे मान लीजिए आप। ठीक है भैया। डिग्री सेल्सियस भी गलत नहीं है, बात को समझना। हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेकर के चलना है। अगर हमने क्वेश्चन में डिग्री सेल्सियस लेकर दिया है तो डिग्री सेल्सियस में हमारा आंसर निकलेगा। अगर केल्विन की बात कर रहे हैं तो केल्विन में हमारा आंसर निकलेगा। कोई दिक्कत भी है इसमें? बिल्कुल भी, जरा सी भी दिक्कत नहीं है। चलिए, तो ये इसका मात्रक होता है। मैंने मात्रक बनाने के लिए इसको केल्विन कर दिया बाद में। ठीक है। तो जूल पर किलोग्राम केल्विन क्या होता है? विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक होता है। और विशिष्ट ऊष्मा का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने आपको यहां बताया कि जल की विशिष्ट ऊष्मा कैसी होती है? सर्वाधिक होती है। ठीक है मेरे भाई। चलिए, तो मुझे उम्मीद है आपको विशिष्ट ऊष्मा भी समझ आ गई होगी। इससे जुड़े हुए बहुत सारे क्वेश्चन हम एमसीक्यूज वाली वीडियो में करेंगे मेरे दोस्त, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे? एमसीक्यू पढ़ेंगे, ऊष्मा से संबंधित एमसीक्यू। एमसीक्यू की क्लास आप जरूर करें मेरे भाई, क्योंकि एमसीक्यू में कुछ ऐसे एमसीक्यू भी होते हैं जो हम अपनी इस क्लास में कवर नहीं करा पाते। उन क्वेश्चनों को हम एमसीक्यू वाली इसमें देख लेते हैं। चलिए, अच्छा, अभी मैं अगर आपको और बात बताऊं तो अभी इसमें जल के केस बचते हैं। किसके? जल के केस। हम इसको भी ऊष्मा में ही पढ़ेंगे। जल के केस है, शायद ये मैंने आपको पहले पार्ट में बताए भी है मेरे दोस्त। जल के केस कौन कौन से जल के केस थे? अगर आपको याद हो, 2 मिनट का काम है, बहुत तेजी से लिख दूंगा। जल के बारे में मैंने आपको 4-5 क्वेश्चन बताए होंगे। एक बताया होगा 0.01 डिग्री सेल्सियस, इसको त्रिक बिंदु कहते हैं। त्रिक बिंदु अगर बता दिया है तो अच्छी बात है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं बताया तो तेजी से यहाँ पे समझ लेना। एक मैंने इसका ताप बताया होगा, 0 डिग्री पर क्या होता है जल? हिमांक। हिमांक बिंदु है। 100 डिग्री क्या है इसका? क्वथनांक। और मैंने आपको बताया होगा 4 डिग्री सेल्सियस पर इसका क्या है? आयतन, न्यूनतम आयतन। ये 5 क्वेश्चन याद रखने, इससे पेपर में सारे पूछे जाते हैं। और 4 डिग्री सेल्सियस पर ही क्या होता है इसका? अधिकतम घनत्व। ठीक है भैया। तो ये 5 के 5 क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। अगर मैंने पहले पढ़ा दिए तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ाए तो यहाँ से उतार लेना। ये 5 क्वेश्चन आते हैं इस जल के भैया। ठीक है। तो जल का एक त्रिक बिंदु है, यहाँ पर जल तीनों अवस्थाओं में पाया जाएगा। ये हिमांक बिंदु है, यानी यहाँ से जल बर्फ बनना शुरू हो जाएगा। ये क्वथनांक बिंदु है, यानी यहाँ से जल भाप बनना शुरू हो जाएगा, क्वथन होना शुरू हो जाएगा। और 4 डिग्री पर इसका न्यूनतम आयतन। 4 डिग्री पर न्यूनतम आयतन का मतलब है कि भाई साहब
उसका जो आयतन है वो न्यूनतम हो जाता है। और आयतन का मतलब आप समझिए पानी भरने का स्थान, यानी सिकुड़ जाता है, ऐसा हम कह सकते हैं 4 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, और 4 डिग्री पर उसका घनत्व अधिकतम हो जाता है। अगर सिकुड़ेगा, सिकुड़ने का मतलब है कि वो भारी हो जाएगा, बात समझना, भारी का मतलब घनत्व अधिक हो जाएगा उसका। ठीक है भैया, कम जगह में ज्यादा मतलब वजन ले लेना घनत्व कहलाता है। इसको और बेहतर तरीके से हम आगे समझेंगे घनत्व और आयतन वगैरह को। ठीक है, अगर ये आप समझ लेना, 5 क्वेश्चन आते हैं। अब जरा हम इसमें बर्फ के केस भी लेते हैं भैया कुछ, है नी, कैसे केस है समझते हैं। मान लीजिए वो कहेगा आपसे एक बीकर है और इस बीकर में क्या है, जल भरा हुआ है। एक बीकर है और इस बीकर में क्या है मेरे दोस्त, जल भरा हुआ है। ठीक है, और इस बीकर में जल भरा हुआ है, हमने क्या काम करा, इसके ऊपर एक बर्फ का टुकड़ा बांध दिया या पकड़ लिया। मान लीजिए इसके ऊपर क्या है, ये बर्फ है, बर्फ, ये बर्फ हमने इसके ऊपर से ऐसे पकड़ रखी है, ऐसे करके हमने इसके ऊपर से ऐसे करके बर्फ को पकड़ लिया। इस बर्फ के टुकड़े को ऐसे पकड़ लिया मेरे भाई बीकर में, बात आ रही समझ में, बीकर के ऊपर। तो अब कहेगा क्वेश्चन कि भाई साहब जब ये पूरी बर्फ पिघल जाएगी तो इस बीकर में जो जल का स्तर है वो क्या होगा, इस बीकर में जल के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कहेगा जल का स्तर बढ़ जाएगा, जल का स्तर घट जाएगा, जल का स्तर समान रहेगा। ठीक है, ऐसा करके ऑप्शन दे देगा आपको। तो आपको याद रखना है, जब ये बर्फ पिघल जाएगी तो इसमें क्या होगा, जल का जो स्तर है वो बढ़ेगा। ठीक है भैया, जल का स्तर क्या हो जाएगा, इसमें बढ़ जाएगा। दूसरा केस समझते हैं, ये पहला केस हो गया। दूसरा केस यानी एक ऐसे जल का एक बीकर है, बीकर के अंदर जल भरा हुआ है और अभी हमने क्या काम करा, इसमें बर्फ को डाल दिया। हमने क्या काम करा, इसमें बर्फ को डाल दिया, यह है बर्फ। अच्छा, अब वो आपसे पूछेगा कि भाई साहब जब ये पूरी बर्फ पिघल जाएगी तो इस बीकर के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी बीकर के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बीकर का जल का जो स्तर है, इस बीकर में जल के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी जल इसमें बढ़ जाएगा पिघलने के बाद, या जल इसमें घट जाएगा पिघलने के बाद, या असमान रहेगा। ठीक है, तो भाई साहब ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा जानदार है, पेपर में बहुत ज्यादा आता है। तो इसमें क्या प्रभाव पड़ेगा कि स्तर क्या रहेगा, समान, इसका जो जल का स्तर है वो समान रहेगा। अगर भाई साहब चीजें समझ में ना आए तो रट्टा मार लेना, 4-5 केस बता रहा हूं, पेपर में आते हैं, ये बहुत पूछे जाते हैं पेपर में और कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए 4-5 केस है, कंफ्यूज होने की बात ही नहीं है। स्पष्ट आप समझिए, समझने के लिए समझना है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, अभी मैं समझा दूंगा। और अब जब भी ना आए ना समझ में तो इन्हें रट लेना। ठीक है, फिलहाल मैं ना समझाऊंगा अच्छे से, पहला केस लिख देता हूं सारे। अच्छा, तीसरा केस क्या बनेगा मेरे भाई, तीसरे केस में वो क्या कह देगा आपसे, उधर जल पकड़ रखा है, इधर अंदर है, इसमें एक काम और कर लेते हैं लोग। अब इस जल के, ये जल है और क्या काम करते हैं, यहां पर बर्फ डाल देते हैं इसमें, यह है बर्फ, और भैया इस बर्फ के ऊपर रख लो एक पत्थर। जल के ऊपर क्या रखा है, एक पत्थर, बर्फ के ऊपर एक पत्थर रखा है, उसको जो दबा रहा है, प्रेस कर रहा है नीचे को। ठीक है, तो इस वाले केस में कहेगा आपसे कि भाई साहब जब ये पूरी बर्फ पिघल जाएगी, ये बल लगा रहा है पत्थर, ठीक है, जब ये पूरी बर्फ जो है पिघल जाएगी तब इस पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पानी का स्तर घट जाएगा, पानी का स्तर बढ़ जाएगा, पानी का स्तर असमान रहेगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, पानी का जो स्तर है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, पानी का स्तर यहाँ क्या हो जाएगा, घट जाएगा। एक चौथा केस और पढ़ लेते हैं हम। चौथे केस में क्या काम करते हैं कि बर्फ है, ठीक है, और यहाँ जल है और जल में क्या है, बर्फ है, और बर्फ के अंदर पत्थर रख देते हैं। ठीक है,
बर्फ के अंदर पत्थर रख देते हैं। अब वो पूछेगा कि जब ये पूरी बर्फ पिघल जाएगी तब जल के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस केस में भी जल का स्तर क्या होगा, घटेगा। इस केस में भी जल का स्तर क्या होगा मेरे भाई, घटेगा। ठीक है, अब इनको समझते हैं। ठीक है, अब इनको समझते हैं, इनको समझने में टाइम लेते हैं थोड़ा सा। अगर भैया किसी को ना समझ आए, हालांकि मैं बहुत बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा, आपकी समझ में पक्का निश्चित आएगा। ना आए तो इन 4 केसों को रट लेना, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, पेपर में एज इट पूछी जाती है। ठीक है, चलिए भाई पहले केस में तो साफ साफ जाहिर हो रहा होगा कि अगर बूंद बूंद करके पानी बीकर में गिरेगा तो इस तरह सीधी सीधी बात है, बढ़ेगा पानी का। इसमें तो कुछ समझाना है ही नहीं, बिल्कुल क्लियर बात होगी, आपको समझ भी आ रही होगी। इसमें तो सीधी सी बात है भाई साहब, स्तर बढ़ना ही बढ़ना आज निश्चित है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर मैं देखूं आगे के क्वेश्चनों में, तो अगर इस वाले में देखूं तो समान क्यों रहेगा भाई साहब, इसमें समान इसलिए रहेगा कि जब ये बर्फ इसमें पड़ी हुई है ना, तो जितना ये पानी देगी, जितना ये पानी देगी उतना तो भाई साहब ये पहले ही, चलिए बिल्कुल क्लियर। चलिए हाँ जी, तो मैं कह रहा था कि जब इसमें बात है तो इसमें समान रहेगा, इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है नहीं, लेकिन चलो हम क्लियर करते हैं इस बात को। भाई साहब जब इसमें बर्फ पड़ी हुई है ना, तो देखो जितनी ये पिघलेगी इतनी जगह ये पहले ही ले चुकी है। बात समझना आप, जितना ये पिघल के पानी बनेगा इसका, इतनी जगह ये पहले ही इसमें ले चुकी है इसमें पानी के अंदर। तो इसलिए जब ये पूरी पिघल जाएगी ना, तो इसके स्तर पर कोई प्रभाव पड़ना है नहीं। ठीक है, चलिए इसके आगे अगर मैं देखूं इस वाले केस में, तीसरे केस में, तो इसमें क्या है, हमने प्रेशर उसको लगा रखा है, पत्थर से लगा रखा हो या हाथ से भी लगा सकते हैं, उसको दबाए रखते हैं ऐसे। तो जब ये बर्फ पूरी पिघल जाए, अब जब हम उसको दबा रहे हैं तो क्या है, पानी का स्तर ऊपर उठ रखा होगा, क्योंकि हम उसको दबा रहे हैं ना नीचे को, तो पानी ऊपर बढ़ रहा होगा थोड़ा सा, है क्या नहीं। जब ये बर्फ पूरी पिघल जाएगी तो हम दबाना भी बंद कर देंगे। बात समझ रहे मेरी, हम दबाना बंद कर देंगे या पत्थर हम अपना उठा लेंगे जब पिघलेगी, है नहीं। तो उस स्थिति में होगा क्या कि भाई साहब ये जो पानी है, जो दबाने के कारण इतना ऊपर उठ रहा था, वो थोड़ा सा नीचे हो जाएगा, क्योंकि दबाव खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ क्या होगा, पानी का स्तर घट जाएगा पिघलने के बाद। अच्छा यहाँ पर देखें, अगर इसके अंदर पहले से ही पत्थर मौजूद है, पहले से ही पत्थर मौजूद है, और जब ये बर्फ पिघलेगी तो ये पत्थर इसके अंदर गिर जाएगा। तो अब इस हिसाब से हमें ये लगता है कि अगर हम पानी में पत्थर गिरेंगे तो स्तर बढ़ेगा, लेकिन नहीं मेरे भाई, यहाँ स्तर इसलिए नहीं बढ़ेगा कि भाई साहब जितना स्तर बढ़ता, इस पत्थर की वजह से उतनी बर्फ कम आई है। अब बर्फ कम है, इसका मतलब पानी उतना ही कम बनाएगी बर्फ। बात आ रही है समझ में, लेकिन वजन तो पूरा है बर्फ का। वजन किसके कारण बढ़ा, पत्थर के कारण बढ़ा। बात आई है समझ में भाई, बर्फ का वजन तो बढ़ा पत्थर के कारण, लेकिन बर्फ का जितना वजन है वो इतना पानी दे नहीं पाएगी, क्योंकि पत्थर से पानी कैसे निकालेंगे। इसलिए क्या होगा, ये घट जाएगा इसका स्तर। बात आई समझ में, इसलिए इसका स्तर घट जाएगा। तो भाई साहब ये 4 केस आपको समझ आए होंगे, इनके एमसीक्यूज भी हम देखेंगे एमसीक्यू वाली वीडियो में। ठीक है, तो चलिए इससे आगे की मैं मेरे दोस्त बात करता हूँ, इससे आगे हमें अभी क्या पढ़ना है, और हम हो सकता है इस वीडियो को एक और पार्ट में बनाएं। लगभग 3 पार्टों में हम पूरी ऊष्मा को कवर करेंगे मेरे दोस्त। ठीक है, मैं प्रयास कर रहा हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से आपको सारी चीजें कवर कराऊं। ठीक है मेरे दोस्त, तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को अभी हम फिलहाल के लिए यहीं पर रोकते हैं। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक जरूर कर दे करो वीडियो को, बुरी लगी हो तो डिसलाइक कर दो भैया, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है जी, चलिए मेरे दोस्त इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्तों।